हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब इस पार्ट को आप एक्सरसाइज 5.4 की इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितना भी डेरिवेटिव किया है हमने मेनली इन तीन तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया है। मतलब देखो, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब आपको पता है कोई भी अगर वेरिएबल, जैसे x यहाँ पर वेरिएबल है और उसकी पावर्स लिखी हुई है मैंने अलग अलग, तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम अच्छे से जानते भी हैं और इसको हमें डिफरेंशिएट करना भी आता है। अब सिमिलरली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब यहाँ पर मुझे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास। अब इनको हम अच्छे से जानते भी हैं और इनको हमें डिफरेंशिएट करना भी आता है। अब सिमिलरली ये कौन से हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनको भी हम अच्छे से जानते भी हैं और इनको अच्छे से डिफरेंशिएट करना भी आता है। अब सिमिलरली इससे आगे हम एक नए तरह के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। वो कौन से हैं? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। और आपको एक्सरसाइज 5.4 को समझने में या करने में प्रॉब्लम ना आए तो इस वीडियो को हम मेनली 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखो, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस को अच्छे से समझेंगे, वो कौन से फंक्शंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। और उसके बाद दूसरे पार्ट में हम ये करेंगे कि इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। अब देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अच्छे से समझाने के लिए या अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा। देखो, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा y = x²। अगर आप यहाँ पर x को 1 फिल करोगे एट x = 1 तो y कितना आएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1। एट x = 2 तो y कितना आएगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल करते हैं। एट x = 3। अगर मैं यहाँ पर x को 3 फिल करूँगा तो 9। मतलब x को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ और y भी उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। y = x³। अब देखो, एट x = 1, सेम एग्जांपल। तो y कितना आएगा? 1 का क्यूब मतलब 1। एट x = 2। अगर मैं 2 का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा? 8। एट x = 3 तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 का क्यूब मतलब 27। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखो यहाँ पर x², यहाँ पर x³, सिमिलर x⁴, x⁵, x⁻10। मतलब ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं, तो क्या हो रहा है बेसिकली, मैं x की वैल्यू फिल करता जा रहा हूँ और y भी इंक्रीज़ कर रहा है, कुछ रेशो में इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा कम इंक्रीज़ कर रहा है। मेनली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर y की वैल्यू थोड़ा सा धीरे इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा, इससे थोड़ा तेज इंक्रीज़ हो रही है। मतलब देखो, यहाँ पर 1 से सीधा 4, 4 से सीधा 9, यहाँ से 1 से 8, 8 से सीधा 27। तो ऐसे ही मैं फंक्शंस लिखता जाऊँगा, उसमें y की वैल्यू जो है वो और फास्ट चेंज होती जाएगी। अब देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जिसमें y की वैल्यू बहुत ज़्यादा सडनली इंक्रीज़ करे? जैसे यहाँ पर थोड़ी स्लो है, यहाँ पर उससे फास्ट है। और क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें y की वैल्यू एकदम से इंक्रीज़ कर जाए? जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, y = 10⁻⁴x। अब देखो, आप x को एक बार 1 फिल करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻⁴ 10। आप x को 2 फिल करो, कितना आएगा? 10 का स्क्वायर मतलब 100। आप x को 3 फिल करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻³ दैट मीन्स 1000। तो अब खुद हिसाब लगा लो, यहाँ पर 4 से 9 हो रहा था, 1 से 4, 4 से 9, 1 से 8, 8 से 27। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पावर है, मतलब जो y, जैसे मैं x को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे 1 से 2 किया मैंने, और y में 10 टाइम्स चेंज हो गया। पहले 10 था, अब 100। अब जैसे ही मैंने x को 3 किया तो y की वैल्यू में 100 टाइम्स चेंज हो गया। तो ये जो चेंज है ये बहुत सडन है, बहुत मतलब ज़्यादा ड्रास्टिक, एकदम से चेंज हो रहा है। तो ऐसे जो भी फंक्शंस होते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करूँ, इसको देखो। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे फंक्शन कैसे हैं कि वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट है।
ठीक है। मतलब ऐसे फंक्शंस को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, वेरिएबल x मतलब वेरिएबल और उसकी पावर का कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। और ये जो फंक्शन है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल। तो ऐसे सभी फंक्शंस जहां पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, उस पर कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। मतलब ऐसे फंक्शंस जहां पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो ये जस्ट मैंने एक आइडिया देने की कोशिश की है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। अब नेक्स्ट पेज पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उससे हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया कि कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल होती है तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब उस पर कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब अब जो मैंने मतलब आपको समझाई हैं, अगर मैं उसको समराइज करूं डेफिनेशन को, क्या होगी, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस a greater than 1 is the function defined by y मतलब fx इज इक्वल टू a रेस टू पावर x। तो बेसिकली देखो, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, y इज इक्वल टू a रेस टू पावर x, तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, कंडीशन क्या है, वेयर a इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पर लिख दो a ग्रेटर देन 1। मतलब जो a की वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो तो आपको पता ही है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, बट a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस जहाँ पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है और a की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो 1 से बड़ी है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब a की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 रेस टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3 रेस टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 5 रेस टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सिमिलरली देखो, एक स्पेशल एग्जांपल है, y इज इक्वल टू 10 रेस टू पावर x। अब ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब जिसमें भी हमारा जो बेस है वो 10 होगा, इसको हम बेस बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव बेस a को हम क्या बोलेंगे, बेस। तो यहाँ पर बेस कितना है, 10, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब सिमिलरली एक ये होता है y इज इक्वल टू ई एक्स। अब मोस्टली जो बच्चे हैं वो ई एक्स को ही हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझते हैं। अब मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि ऐसे सभी फंक्शंस जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, उन सभी फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जहाँ पर e रेस टू पावर x होगा तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि e है क्या, मतलब e क्या वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, कौन सा ये कांस्टेंट है। तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा बता देता हूँ कि e जो होती है ये एक इनफाइनाइट सीरीज़, मतलब अगर मैं एक इनफाइनाइट सीरीज़ लिखूँ 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और अगर इसका मैं सम करूं, ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो इसका आंसर कितना आएगा, e। और e की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2 और 3 के बीच में होती है, ये आपने याद रखना है। सो जब भी हम इस इनफाइनाइट सीरीज़ का सम करते हैं तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 2 और 3 के बीच में, और उसको हम एक ख़ास नेम देते हैं, उसका नेम क्या है, e। तो आज के बाद आपने ये याद रखना है कि e रेस टू पावर x को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और
जब भी यहाँ पर बेस 10 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और a रेज टू पावर x, अब a की वैल्यू 1 से बड़ी कोई भी हो सकती है, इन सारे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखने वाला हूँ। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को और भी अच्छे से समझने में बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं रैंडमली कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखता हूँ 10 रेज टू पावर x, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर x को 1 फिल करूँ तो कितना आएगा, 10। अगर मैं x को चलो 2 फिल करूँ तो कितना आएगा, 100। सिमिलरली चलो ऐसा करते हैं, x को हम 0 फिल करते हैं अब, तो कितना आएगा, 10 रेज टू पावर 0। कोई भी नंबर की पावर 0 हो तो कितना आंसर आता है, हमेशा 1। तो ऐसा करो, कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर लेते हैं 1/2, तो कितना आंसर आएगा, 10 रेज टू पावर 1/2, दैट मीन्स √10, ठीक है। अब ऐसा करते कुछ नेगेटिव नंबर्स फिल करते हैं, एट x इज इक्वल टू -2, चलो y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -2, 1/10 रेज टू पावर 2, 1/100, दैट मीन्स 0.01। अब ऐसा करो, एट x इज इक्वल टू -3 ले लो, 10 रेज टू पावर -3, 1/10 रेज टू पावर 3, ये कितना आ गया, 1/1000, ये कितना आ गया, 0.001। सिमिलरली चलो एक और नंबर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से, -1/2, तो 10 रेज टू पावर -1/2, ये कितना आएगा, 1/10 रेज टू पावर 1/2, तो कितना आएगा, 1/√10। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो ये हमारा फंक्शन है 10 रेज टू पावर x, और ये x हमेशा क्या होता है, हमारी इनपुट मतलब डोमेन, और y हमेशा हमारी क्या होता है, रेंज मतलब आउटपुट। तो अगर मैं आपको यहाँ पर पहली ऑब्जर्वेशन लिखूँ तो डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डोमेन मतलब, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता है आप x की चाहे कोई भी वैल्यू फिल कर लो, पॉजिटिव नंबर्स मैंने लेके देख लिए, मैंने 0 फिल करके देख लिया, मैंने फ्रैक्शन में प्लस और माइनस में दोनों नंबर फिल करके देख लिए, नेगेटिव नंबर्स भी फिल करके देख लिए, हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। तो अगर कोई पूछे आपसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है तो आप बोल सकते हो ऑल रियल नंबर्स। अब सिमिलरली सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी, अब डोमेन के बाद हम बात करेंगे रेंज मतलब आउटपुट की, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब देखो ये टेबल मैंने इसलिए बनवाया था आपको, अगर आप पॉजिटिव नंबर फिल करो 1 2 3 तो y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, 10 फिर 100 फिर 1000 10,000 ऐसे इंक्रीज करती जाएगी। अगर आप 0 फिल करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। फ्रैक्शन में वैल्यू फिल करोगे तो भी आपके पास y की कुछ वैल्यू आ रही है पर पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू है, सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप नेगेटिव नंबर फिल करोगे तो कितना आ रहा है, 0.01, मतलब छोटा होता जा रहा है। -3 फिल किया 0.001, -4 फिल करोगे 0.0001 आएगा। मतलब जैसे जैसे हम नेगेटिव में नंबर इंक्रीज करते जाएंगे तो y की वैल्यू छोटी होती जाएगी। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो y कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कोई भी पावर मैं 10 की नहीं ले सकता जिससे उसका आंसर कितना आ जाए, 0। तो रेंज हमारी क्या होगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो प्लीज़ ये आपने याद रखना है कि रेंज हमारी क्या है। देखो डोमेन क्या है हमारी, ऑल रियल नंबर्स। मैं पावर में कोई भी वैल्यू फिल कर सकता हूँ, बट इसका आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमेशा जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। आपके सामने ही है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 के बहुत पास चला जाएगा बट ये 0 नहीं हो सकता, और ये हमेशा क्या हमें आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर देगा, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू फिल करो चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू फिल करो, ठीक है जी। अब लास्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी, आप कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लो, 2 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर x या 10 रेज टू पावर x या e रेज टू पावर x। आप अगर x को 0 फिल करोगे तो y कितना आंसर देगा यहाँ पर, 1 1 1 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 करूँगा तो हमेशा मेरे पास आंसर कितना आएगा, 1। दैट मीन्स ये जो हमारा पॉइंट है
कि x को मैंने 0 फिल किया और y कितना आएगा 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारी थर्ड और लास्ट मतलब ऑब्जर्वेशन थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कि अगर आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चाहे 2 रेज़ टू पावर x, 3 रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x, 10 रेज़ टू पावर x किसी को भी ड्रॉ करोगे ग्राफ के ऊपर तो आपके पास ग्राफ में ये पॉइंट हमेशा होगा कौन सा 0,1। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो वो एग्जांपल से करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10 रेज़ टू पावर x। अब ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आपको पता है हमने ऑब्जर्वेशंस लिखी थी, वो ऑब्जर्वेशंस हमें ग्राफ को प्लॉट करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। आपको पता है इसकी डोमेन कितनी होगी, डोमेन मतलब x की वैल्यू, और आपको पता है इसकी डोमेन कितनी है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं इसकी रेंज की। आपको पता है इसमें कोई भी वैल्यू फिल करें y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव या मतलब 0 नहीं हो सकती, तो हम क्या लिखेंगे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। और थर्ड ऑब्जर्वेशन थी हमारी 0,1 इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है। जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस लिखी थी उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे। अब देखो अगर मैं 10 रेज़ टू पावर x को ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो तीनों ऑब्जर्वेशंस हैं ये इस ग्राफ को पूरी तरह सेटिस्फाई करती हैं। अब देखो डोमेन हमारी क्या है ऑल रियल नंबर्स मतलब x की वैल्यू। आप देख लो x इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव, तो x की वैल्यू दोनों तरफ आ रही है मतलब सभी नंबर्स। ठीक है। रेंज मतलब y की वैल्यू क्या है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। आपको पता है y नीचे की ओर नेगेटिव होता है और ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है, तो y हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है हमें, y कभी भी इससे नीचे नहीं जा रहा और ये इसके पास पास आता जाएगा x के पास पास, बट कभी भी ये 0 आंसर नहीं देगा। जो मैंने आपको समझाया था कि y जितना मर्जी छोटा हो जाए वो कभी भी, देखो कोई भी नंबर की पावर मैं कितनी भी ले लूँ उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो इसलिए ये 0 से कभी भी मतलब ये 0 कभी नहीं हो सकता, ये इसके पास रहेगा बट 0 कभी नहीं होगा। अब लास्ट 0,1 इज ऑलवेज प्रेजेंट, तो आपके सामने ही है ये 0,1 से पास भी कर रहा है। अब देखो मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस तरह ग्राफ पे क्यों प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो आपको ऑब्जर्वेशंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और दूसरा मुझे इसी ग्राफ की हेल्प से मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बीच में जो रिलेशन है उसको समझाने में मुझे आसानी होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब पहले इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लेट बी ग्रेटर देन 1 बी अ रियल नंबर, मतलब ये कि कांस्टेंट है जो क्या है ग्रेटर देन 1, देन वी से लॉग रिदम ऑफ x टू बेस b, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लॉग रिदम ऑफ x टू बेस b इज y इफ b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। तो ये मैंने एक बार डेफिनेशन लिखी है, अब इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग ऑफ एक्स, लॉग किसका x का टू दी बेस b का बेस मतलब नीचे लिखूंगा, इसका आंसर कितना आएगा y इफ b y की पावर कितनी होगी x। तो ये मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। अब ये सब कुछ आपको एक बार अटपटा लगेगा, अब मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, एक 2 रेज टू पावर 3 कितनी होती है 8। ठीक है। आप इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करो, b रेज टू पावर y कितना है x। तो अगर इसको मैं लॉग की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, अब देखो यहाँ पर b है ना, यहाँ पर b कितनी वैल्यू है 2, तो यहाँ पर इसका बेस कितना हो गया 2, x कितना है हमारा 8, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 3।
तो मैंने इसको इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश की है, एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर b की पावर y हो इज इक्वल टू x आए तो उसको मैं लॉगरिथम में ऐसे लिखूंगा, log टू द बेस b log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। तो 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 8, ये आप सबको पता है। अब b की वैल्यू कितनी होगी 2, तो मैंने b की जगह पर 2 लिखा। x की वैल्यू कितनी होगी 8, तो मैंने वहाँ पर 8 लिखा। y की वैल्यू कितनी होगी 3, तो मैंने वहाँ पर 3 लिखा। तो अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि किसी भी फंक्शन का लॉग, देखो आपको मैं रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर मैं लिखूँ 216 log ऑफ 16 टू द बेस b, मतलब 2 की कितनी पावर मुझे 16 आंसर देगी, तो इसका आंसर आएगा 4। वो आपको वैसे ही पता है 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है 16। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। log टू द बेस 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर आ रहा है 27, तो 3 की कितनी पावर 27 देगी आपको पता है 3, क्योंकि 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। तो इस तरह से लॉग फंक्शन काम करता है। तो बेसिकली लॉग फंक्शन जो है, देखो अगर मैं ऑब्जर्वेशंस लिखूं कि लॉग फंक्शन हमें क्या देता है, लॉग फंक्शन बेसिकली हमें पावर्स देता है कि किसी बेस की, मतलब यहाँ पर 3 की कितनी पावर आएगी 3, यहाँ पर 2 की कितनी पावर आएगी 4, तो सिमिलरली इसमें 2 की पावर कितनी आएगी 3। तो बेसिकली हमें जो लॉग फंक्शन है वो क्या देता है, हमें पावर्स देता है। अब ऐसा करते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशंस को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की ऑब्जर्वेशंस को किया था, तो सेम वे से हम लॉगरिथमिक फंक्शंस की भी ऑब्जर्वेशंस को करेंगे, ताकि आप लॉगरिथमिक फंक्शंस को भी और अच्छे से समझ पाओ। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब देखो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, log ऑफ x to the base b is equal to y if b raised to power y is equal to x where b greater than 1। तो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैंने आपको यही बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा हमें एक्सपोनेंट देता है, मतलब हमें पावर्स देता है, पावर्स में आंसर देता है, मतलब जो भी उस नंबर की बेस की पावर होगी वो हमारा क्या होता है आंसर। ठीक है, मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 log 2। अब यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूँ तो इसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि 2 की पावर 0 कितनी होती है 1। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं, 2 रेज टू पावर मतलब 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, क्योंकि 2 की पावर 1 कितनी होगी 2। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो y है, अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो ये y है, ये है 0, ये 1। तो बेसिकली y को हम क्या बोलते हैं हमेशा, आउटपुट मतलब रेंज। सिमिलरली ये जो x है इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, इनपुट मतलब डोमेन। ठीक है जी, तो इसी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब देखो 2 की पावर 0 कितनी है 1, 2 की पावर 1 कितनी है 2, एक और कर लेते हैं, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। तो ऐसा करते हैं, कुछ फ्रैक्शन में नंबर लेते हैं, 2 की पावर 1/2 कितनी होगी √2 मतलब 1.414। ऐसा करते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, 2 की पावर -3 तो कितना आएगा 1/2 की पावर 3 तो 1/8। 2 की पावर -2 ले लो तो कितना आएगा 1/2 रेज टू पावर 2 दैट मीन्स 1/4। ऐसा करते हैं, एक फ्रैक्शन में वैल्यू लेते हैं माइनस में, तो 1/2 रेज टू पावर 1/2 तो 1/1.414। तो देखो मैं बेसिकली सभी पावर्स क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ अपनी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। अब देखो पहले हम x की बात करते हैं, मतलब इनपुट की बात करते हैं। अब आपको पता है ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो जितने भी मैंने x लिखे हैं यहाँ पर ये सभी क्या हैं पॉजिटिव। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ये सभी क्या हैं पॉजिटिव। और फिर से वही बात अपनी रिपीट करूँगा कि आप कोई भी नंबर, देखो b हमेशा क्या है 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़े कोई भी नंबर की पावर आप जितनी मर्जी ले लो उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। किसी नंबर की पावर मैं कितनी भी ले लूँ उसका आंसर कभी 0 नहीं आ सकता। तो इसलिए ये आपने बात याद रखनी है कि x मतलब जो हमारी इनपुट है वो क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 इंक्लूड नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन है, डोमेन ऑफ
logarithmic function is all positive real numbers। तो आपके सामने मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो राइट हैंड साइड में ये क्या x है हमारा, और x कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रहा है। मैंने सभी नंबर्स फिल करके देख लिए, तो दैट मीन्स ये हमेशा हमें क्या देगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब डोमेन के बाद अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज। अब देखो ये y क्या है हमारी रेंज, y क्या है हमारी रेंज। अब देखो ये पावर में क्या है, रेंज है सारी, 0 1 2 1/2 -3 -2 -1/2। मैंने सभी नंबर्स लेके देख लिए, फ्रैक्शन में भी, फ्रैक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव, फुल नंबर्स में नेगेटिव पॉजिटिव और 0। तो दैट मीन्स जो रेंज है हमारी वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो रेंज के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब एक और बात, अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी बात समझाई थी, देखो 2 की पावर 0 कितनी है, 1। तो अगर मैं ऐसा कोई भी यहाँ पर बेस चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पर 2 बेस था, इसका आंसर 1 कब आएगा, जब इसकी पावर 0 होगी। अब यहाँ पर 3 बेस ले लेता हूँ, इसका आंसर 1 कब आएगा, जब इसकी पावर 0 होगी। मैं यहाँ पर 4 बेस ले लेता हूँ, इसका आंसर 1 कब आएगा, जब इसकी पावर कितनी होगी, 0। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पर मतलब y है वो हमेशा क्या आएगा, 0, जब भी x कितना होगा, 1। तो दैट मीन्स जिस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0,1 आना ज़रूरी था, उसी तरह इसमें क्या है, 1,0 इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन ईच ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। आपके सामने ही है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। यानी कि किसी भी नंबर, तो ये क्या होता है हमारा y और ये हमारा क्या होता है, x। तो जब भी x 1 होगा तो y हमेशा क्या होगा, 0, और ये जो पॉइंट है हमारे हर ग्राफ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। आपको याद होगा e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 10⁻x को हम क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सिमिलरली देखो, अगर मैं लॉग का बेस चेंज कर दूं, e रख दूं और यहाँ पर x लिखूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कई बार बुक में ऐसे लिखा होता है नेचुरल लॉग x, और आपकी एनसीईआरटी में इसको सीधा लॉग भी लिखा हुआ है। इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। ये आपने याद रखना है कि नेचुरल लॉग का क्या मतलब है कि उसका बेस कितना है, e। लॉग x का मतलब भी क्या है, इसका बेस कितना है, e। इन दोनों से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिमिलरली अगर लॉग का बेस 10 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, सभी ऑब्जर्वेशंस लॉगरिथमिक फंक्शंस की। अब ये जो सभी ऑब्जर्वेशंस हैं इनको मैं आपको ग्राफ की हेल्प से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। अगर मैं इसको log ऑफ x टू द बेस 2 पर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो देखो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज़ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब ये हमारा x है और ये हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है। आपको पता है इधर नेगेटिव होता है x, तो ये हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये इसके पास पास रहेगी हमेशा,
इसके साथ साथ चलती जाएगी, बट ये इसको कभी टच नहीं करेगी क्योंकि ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अब सिमिलरली रेंज की बात करते हैं। अब रेंज क्या है हमारी, y की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स। अब आपके सामने है y ऊपर की ओर पॉजिटिव नंबर्स हैं, नीचे की ओर नेगेटिव नंबर्स हैं, तो दोनों तरफ हमारे पास वैल्यूज़ हैं। दैट मीन्स y हमारा क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और सिमिलरली 1,0 इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। आप कोई भी ग्राफ बनाओगे तो ये 1,0 हमेशा हमारे ग्राफ में प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से जब भी हम किसी लॉगरिथमिक फंक्शंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब इसी रिलेशन को समझाने के लिए मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों का ग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब देखो, सपोज मान लो मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x = y। आपको पता है ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब सिमिलरली सेम बेस पे ही, कंडीशन क्या है, सेम बेस, मैंने यहाँ पर सेम बेस लेने की कोशिश करूँगा। आपको पता है लॉग बेस क्या होगा हमारा, y = x। मतलब देखो, मैंने आपको लॉग हमेशा फंक्शन ऐसे ही समझाया कि e की कितनी पावर हमें y आंसर देगी, तो मैंने सही लिखा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो ये मैंने लॉग फंक्शन लिखा है और ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा है। अगर इन दोनों को हम, देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर मैंने बेस e, यहाँ पर भी बेस हमारा e है, तो बेस हमारा e है। और अगर हम इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब ये हमारा है ग्रीन में लॉग फंक्शन, ठीक है, और ये हमारा क्या है ब्लैक में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको पता है कि ये हमेशा 0, 1 से पास होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 1, 0 से पास होता है। अब ये मैंने कोई स्ट्रेट लाइन ली है, x = y, स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसे ही बनेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इन दोनों के बीच में एज ए मिरर एक्ट कर रही है। मतलब ये दोनों, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। एक इसमें कंडीशन है कि दोनों के बेस क्या होने चाहिए, सेम। अगर आप कोई भी सेम बेस पे लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो हमेशा एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल functions are always mirror image of each other। मतलब वो एक दूसरे की मिरर इमेज होगी प्रोवाइडेड बेस सेम। तो ये याद रखना है कि उनके बेस सेम होने चाहिए। और अगर मैं इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर पावर में है वेरिएबल, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। कि अगर मैं e की पावर x करूं तो उसका आंसर कितना आएगा, y। सिमिलरली देखो लॉगरिथमिक फंक्शन, मैंने आपको क्या समझाया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमें क्या देता है, हमेशा एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स देता है। कि e की मैं कितनी पावर लूँ कि वो कितना आए, y। देखो इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि sin 90, एक एग्जांपल लेते हैं, sin 90 कितना होता है, 1। तो अगर मैं इसका इन्वर्स करूँ, मतलब इसको मैं इधर लेके जाऊँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 = sin 1। इसको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब देखो इसको एक बार रीड करके देखते हैं। sin 90 कितना होता है, 1। अब इसको कैसे रीड करेंगे, sin 1 कब होता है, 90 पे। तो बोलने में एक ही बात है, sin 90 कितना होता है, 1। sin 1 कब होता है, 90 पे, ठीक है। अब सेम वे से log की एग्जांपल करते हैं। देखो log to the base 2 8। आपको पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, 3। कि log आपको पता है कि क्या देता है हमें, पावर्स। तो 2 की मैं कितनी पावर लूँ कि उसका आंसर कितना आए, 8। तो अगर मैं इसका भी रिवर्स करूँ, देखो यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं इसका रिवर्स करूँगा तो ये देखो यहाँ पर कितना है, 8 रह जाएगा। इसको मैं इधर ले गया तो यहाँ पर 8 रह जाएगा, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, 2 raised to power 3।
अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या बनेगा 2⁻³ इज इक्वल टू 8। तो लॉग 8 का आंसर बेस 2 पर कितना होता है 3 और 2⁻³ का आंसर कितना होता है 8। मेरा कहने का क्या मतलब है कि लॉग 8 बेस 2 पर कितना आंसर रहता है 3 और 2⁻³ का आंसर कितना होता है 8। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे की रिवर्स हैं। जिस तरह साइन का रिवर्स साइन इनवर्स है, सिमिलरली लॉग का इनवर्स क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मतलब की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि लॉग का रिवर्स हमेशा क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो देयरफॉर लॉगरिथमिक functions are inverse of exponential functions। मतलब जिस तरह से साइन का रिवर्स कितना होता है साइन इनवर्स, कॉस का रिवर्स कितना होता है कॉस इनवर्स, तो सिमिलरली लॉग का रिवर्स कितना होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये बात आपने याद रखनी है, ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा, ये लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। मतलब जैसे नेक्स्ट जो हमारी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इससे हम काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लॉग, अब मान लो इसका बेस a है और यहाँ पर b, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। इसमें मैं बेस को चेंज कर सकता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log टू द बेस e यहाँ पर b और log टू द बेस e यहाँ पर a। मतलब देखो यहाँ पर मैंने बेस चेंज कर दिया, यहाँ पर बेस कितना था a, तो मैंने दोनों का बेस e लिखा है। अब यहाँ पर ऊपर b है तो b लिखा, नीचे a है तो मैंने नीचे a लिखा। तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है log टू द बेस e। अब यहाँ पर मान लो मेरे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log टू द बेस e a log टू द बेस e b। मतलब अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं तो उनको मैं प्लस में ऐसे लिख सकता हूँ। इसी प्रॉपर्टी का एक और पार्ट है, देखो वो कैसे है। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, दोनों फंक्शन लिख लेता हूँ जैसे a², ठीक है। तो आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log टू द बेस a इंटू ए, क्योंकि a² है, a को मैंने 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। अब अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो कितना आंसर आएगा log टू द बेस e a प्लस log टू द बेस e a। मतलब फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, यहाँ पर दोनों ही a है तो यहाँ पर कितना आ गया 2 टाइम्स log टू द बेस e, मतलब e बेस है और कितना आंसर आ गया a, मतलब log e a आंसर आ गया 2 टाइम्स। तो अगर इसको मैं समराइज करूं तो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि log टू द बेस e और x की पावर n, ऐसा कुछ भी आए तो उसका आंसर कितना आएगा n log e x। तो आप जो भी इसकी पावर है उसको आप आगे लिख सकते हो। देखो यहाँ पर 2 पावर थी तो उसको मैंने आगे लिख लिया, ठीक है। अब फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, जिस तरह से ये फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं उस तरह से जो फंक्शन है वो डिवाइड में भी हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, log टू द बेस e a माइनस log टू द बेस e यहाँ पर b, मतलब फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन को भी समझा कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में रिलेट कैसे हैं। वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं जो आपको लॉगरिथमिक जो डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसमें हम लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दोनों को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे।
अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, मतलब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस को डेरिवेटिव किस तरह करेंगे। अब देखो 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। आपको पता है वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट हो और यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए कि a 1 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर मुझे इसको डेरिवेटिव करना है तो इसका आंसर आएगा a की पावर x log e बेस a। और आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि NCERT में इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। जहाँ पर भी बेस e होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। और वहाँ पर जो NCERT है नेचुरल लॉग को कैसे रिप्रेजेंट करती है, लॉग से, क्योंकि वहाँ पर बेस नहीं लिखती। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे आज के बाद, ax log a, क्योंकि log a का क्या मतलब है, इसका बेस कितना है e, तो हम यहाँ पर बेस नहीं लिखेंगे। तो आज के बाद हम याद रखेंगे कि a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, a रेज टू पावर x log a। अब सिमिलरली अगर मुझे ex को डेरिवेटिव करना हो, e रेज टू पावर x को, तो आपको पता है कितना आएगा, e रेज टू पावर x log बेस कितना e, यहाँ पर भी e आएगा क्योंकि यहाँ पर a था तो यहाँ पर e आ गया, यहाँ पर a था a, यहाँ पर e था e और e। और ये जो क्वांटिटी है इसका आंसर हमेशा कितना होता है, 1। तो आज के बाद हम ये याद रखेंगे कि e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, ex। अब इसको मैं आपको रफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये मैंने क्वांटिटी बोला कि log e बेस पर e कितना आंसर आएगा, 1। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसका आंसर log का बेस कितना है, 2। इसका आंसर 8 कब आएगा, जब इसकी पावर कितनी होगी, 3, क्योंकि 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 8। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 और यहाँ पर भी 2, तो इसका आंसर 2 कब आएगा, जब इसकी पावर कितनी होगी, 1। देख लो 2 की पावर 1 कितनी होगी, 2। सो सिमिलरली 3 कितना आएगा, 1। सिमिलरली 4 कितना आएगा, 1, क्योंकि 4 की कितनी पावर लूँ कि 4 आंसर आए 1, 3 की कितनी पावर लूँ कि कितना आंसर आए 3, मतलब 1। तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। ठीक है जी। तो आज के बाद हम याद रखेंगे कि ex का डेरिवेटिव कितना होता है, ex। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो log e रेज टू, क्योंकि log बेस कितना है e और x, मतलब मुझे डेरिवेटिव किसको करना है, जो आपको नॉर्मली बुक में लिखा होगा log x का, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/x। तो ये आपने याद रखना है कि log का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x, ex का डेरिवेटिव कितना होगा, ex, और ax का डेरिवेटिव कितना होगा, ax log a। तो अब मैंने आपको बता दिया कि हम a रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x और log x को हम डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं। अब इनको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल करवाऊंगा ताकि आप इसको और भी अच्छे से समझ पाओ। और अगर आपने इसको, जो मैं एग्जाम्पल्स आपको अभी करवाने वाला हूँ अपनी तरफ से, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन और जो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स करने वाली हैं एनसीईआरटी की, उनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मुझे मान लो डेरिवेटिव करना है 5 रेज टू पावर x को। अब जैसे ही आपको पता लग गया कि ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर x है, नीचे कांस्टेंट है, दैट मीन्स हम a रेज टू पावर x, और इसका डेरिवेटिव कितना आपको पता है कितना आएगा, 5 रेज टू पावर x log 5। ठीक है, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कितना है, ax log a। हम बेस e को लिखते नहीं हैं क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो मान लो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 5 की पावर है 2x, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करने से पहले मुझे आपको एक बात समझानी है। देखो अगर यहाँ पर e रेज टू पावर x है या a रेज टू पावर x है, मतलब जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो ये जो x है ना हमारा, इसको हम हमेशा एंगल कंसिडर करेंगे। एंगल कंसिडर करेंगे। एंगल से मेरा क्या मतलब है, आपको याद होगा हमने एक रूल सीखा था पावर फंक्शन थीटा। तो अगर हम इसको एंगल कंसिडर करेंगे तो ये जो रूल है यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, और सभी क्वेश्चंस हम, जैसे कि मैंने आपको डेरिवेटिव की स्टार्टिंग में बताया था कि हम सभी क्वेश्चंस को इसी रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे। अब देखो आपको पता है
कि जैसे ही आपको पता लगा, सबसे पहले देखो आपने पहचानना है कि मेरा फंक्शन कौन है। आपको पता है यहाँ पर पावर तो नहीं है, इसकी होल की पावर तो कोई नहीं होगी, तो अगर यहाँ पर पावर नहीं है तो पावर के बाद कौन आएगा, फंक्शन। फंक्शन कितना है हमारा, 5 रेज़ टू पावर 2x, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। जैसे ही आपको पता लगा कि हमारा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो उसको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, 5 रेज़ टू पावर 2x, मतलब पावर में मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, मैं जस्ट अपने फंक्शन पे फोकस रख रहा हूँ। और a रेज़ टू पावर x जो है वो हमेशा किस तरह से डिफरेंशिएट होता है, a रेज़ टू पावर x log a, तो 5 रेज़ टू पावर 2x log 5। अब जैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट किसको करना है, एंगल को। और एंगल हमारा कितना है, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि इसमें हम एंगल मतलब कि इसको वेरिएबल को कंसीडर करते हैं कि वो हमारा क्या है, एंगल। तो यहाँ पर करते हैं 5 रेज़ टू पावर 2x log 5, और 2x का डेरिवेटिव कितना होता है आपको पता है, 2। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2x log 5। तो इस तरह से हम, ऐसा कोई भी फंक्शन आएगा तो इस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना हो e रेज़ टू पावर x क्यूब को, ठीक है। अब आपको पता है कि e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e रेज़ टू पावर x, और यहाँ पर हम हमेशा की तरह पावर फंक्शन थीटा लगाएंगे। आपको पता है यहाँ पर कोई होल की पावर है नहीं, यहाँ पर कोई भी होल की पावर नहीं है, तो पावर के बाद कौन आएगा, फंक्शन। अब देखो फंक्शन कितना है हमारा e, और e का डेरिवेटिव कितना होता है, e, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, e रेज़ टू पावर एक्स क्यूब, क्योंकि वो उसी तरह से डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। तो मैंने अब फंक्शन के बाद किसका डेरिवेटिव करना है, एंगल का। और एंगल हमारा कितना, जो मैंने आपको समझाया था कि इसमें हम हमेशा इस वाली चीज़ को क्या कंसिडर करेंगे, एंगल। तो e रेज़ टू पावर एक्स क्यूब, इसको हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्वायर। तो इस तरह से हम e रेज़ टू पावर x, मतलब ऐसी भी हमने एग्जांपल कर ली कि अगर e की पावर कुछ भी आए तो उसको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। तो आपने हमेशा वो रूल याद रखना है, पावर फंक्शन थीटा। तो फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन हमारा कितना e, तो e का मतलब वो कैसे डेरिवेटिव होता है, e रेज़ टू पावर x, मतलब सेम ही आता है, तो मैंने सेम लिखा। उसके बाद मुझे किसको डेरिवेटिव करना है, एंगल को। एंगल कितना है, एक्स क्यूब, तो मतलब 3x स्क्वायर। यहाँ पर x के ऊपर 4 होता तो 4x क्यूब, यहाँ पर साइन होता तो साइन का डेरिवेटिव वो कितना होता, कॉस। तो इस तरह से हम ऐसे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल करते हैं लॉग की। जैसे मुझे डेरिवेटिव करना हो लॉग साइन एक्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम फिर से अपना रूल लगाएंगे। आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पावर। यहाँ पर पावर तो नहीं है, तो पावर के बाद कौन है, फंक्शन। और फंक्शन हमारा कितना है, लॉग। और आपको पता है कि लॉग किस तरह से डिफरेंशिएट होता है, 1/x, मतलब लॉग के साथ जो भी है उसको वो नीचे लिख देता है। तो लॉग के साथ कौन है, साइन, तो वो किस तरह से डिफरेंशिएट होगा, 1/sin। तो प्लीज़ मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये रूल हमेशा याद रखना है कि हम पावर फंक्शन थीटा से डेरिवेटिव करते हैं 1/1। हमने एक टाइम पे सिर्फ लॉग पे फोकस रखा, और लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/, तो लॉग एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/एंगल, तो लॉग एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/एंगल। उसके बाद डेरिवेटिव हम किसको करेंगे, एंगल को, मतलब साइन एक्स को। तो 1/sin x, तो ऐसे लिख लेंगे हम। अब आपको पता है आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, हमेशा की तरह देखो आपको पता है यहाँ पर हम फिर से पावर फंक्शन थीटा लगाएंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पावर नहीं है, पावर के बाद डेरिवेटिव किसको करेंगे हम, साइन को, और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एंगल। साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स को, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, 1। तो बेसिकली मेरे पास कितना आंसर आ गया, cos x बाय साइन एक्स। इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो, मतलब इसको cot x भी लिख सकते हो, वो आप पर है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल्स आपको इन फॉर्मूलाज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए समझाएंगे। अगर आप ये एग्जांपल्स अच्छे से समझ गए तो आपको जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है, मतलब एग्जांपल्स वाली, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन, उनको करने में, किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।